हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक पे हमारे करंट अफेयर छूटे थे 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक का, तो उसे हम अल्टरनेट डे पे कवर कर रहे हैं। उसी क्रम में आज ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम 5 अक्टूबर और 6 अक्टूबर 2020 से संबंधित करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। अपने क्वेश्चन के डिस्कशन की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक चैनल को अपना प्यार दें, अपना सपोर्ट दें और हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करके लर्निंग बुक की फैमिली मेंबर को इंक्रीज़ करें। और जो नए व्यूअर्स चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी नई वीडियोस चैनल पे अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, डीआरडीओ ने किस राज्य में फायरिंग रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेंस एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? देखो, पिछले 35 दिनों में हमारे भारत ने कुल 10 सफल परीक्षण किए हैं मिसाइलों के, और अभी कल के ही वीडियोस में मैंने आपको कराया कि 44 पुल का एक साथ उद्घाटन किया हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। इस समय चाइना के साथ हमारी जो सिचुएशन है बॉर्डर पे, वो टेंस सिचुएशन है, और इस तनाव भरी सिचुएशन में लगातार एक मैसेज दिया जा रहा है चाइना को कि भारत हमारा कहीं से भी कमज़ोर नहीं है। और इसी वजह से भारत लगातार टेस्ट पे टेस्ट करके एक तो अपने आप को क्या कर रहा है कि वो सारी अपनी मिसाइलों को चेक भी कर ले रहा है, इसी बहाने कि सारी मिसाइलें प्रॉपर तरीके से काम कर रही हैं, और जो हमारे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जवान हैं उनका रिहर्सल भी हो रहा है। साथ ही साथ हम अपने आप को मजबूत भी कर रहे हैं मिसाइलों के क्षेत्र में, और साथ ही साथ हम चाइना को एक मैसेज भी दे रहे हैं कि लगातार कि देखो, हमारा भारत क्या है कि हम लोग पहले किसी के ऊपर आक्रमण करने पर विश्वास नहीं रखते, लेकिन कोई आक्रमण करता है, कोई हमें छेड़ता है तो फिर हम उसके माकूल जवाब देते हैं, जैसा जवाब का वो अधिकारी होता है। अगर वो ज़्यादा अच्छे तरीके से छेड़ेगा तो हम उसको भरपूर तरीके से जवाब देके, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ अब भारत की स्थिति बदल चुकी है और चाइना इस चीज़ को पूरी तरीके से समझ रहा है। और देखो, पिछले 35 दिनों में हमने 10 सफल परीक्षण किए और चाइना ने भी किए, चाइना लेकिन सिर्फ 2 किया है। तो अब ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में एक नए तरीके के क्वेश्चन दिमाग से आ रहा था मेरे, तो मैंने इसको आपके लिए लेके आया हूँ यहाँ पे। देखो, अब किस टेस्ट को किस संस्था के द्वारा किया गया है और किस जगह पे किया गया है। सारे टेस्ट मैंने आपको बताए हैं, वो 10। अब मैं उन 10 का आपको ये बता दूंगा यहाँ पे कि कौन सी संस्था ने किया है और कहाँ पे किया है। तो ये जितने क्वेश्चन इन टेस्टों से बनेंगे वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। तो लेज़र गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल, इसका सफल परीक्षण किया गया है महाराष्ट्र में। और अब देखो, मैं सारे टेस्ट का 10 जितने टेस्ट हुए हैं वो कहाँ पे किए गए हैं और किस संस्था द्वारा किए गए हैं उसको आपको पूरा यहाँ पे कवर करा देता हूँ। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल टेस्ट, ये 7 सितंबर को भारत ने किया था। इस टेस्ट का क्या मतलब होता है कि ये नहीं मतलब हुआ कि हाइपरसोनिक मिसाइल हमने बना ली। इसका मतलब ये है कि हम काफ़ी करीब हैं हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के। हाइपरसोनिक मिसाइल मीन्स कि वो मिसाइल जो ध्वनि की गति से, साउंड के स्पीड से 5 गुना ज़्यादा तेज चले, ऐसी मिसाइल को हाइपरसोनिक मिसाइल बोलते हैं। और हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के लिए एक व्हीकल की ज़रूरत होती है, जिसका हमने टेस्ट सफलतापूर्वक कर लिया है। और ये टेस्ट किया गया था अब्दुल कलाम द्वीप, जो कि उड़ीसा में है, और डीआरडीओ द्वारा इसे सफलतापूर्वक किया गया। और एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास नाम से एक बनाया गया, जो कि 22 सितंबर को बनाया गया ये मिसाइल, और इसका टेस्ट भी उड़ीसा में किया गया डीआरडीओ के द्वारा ही, लेकिन ये बालासोर उड़ीसा में किया गया। और तीसरा जो हमने टेस्ट किया, लेज़र गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल, ये 22 सितंबर को किया गया। ये कहाँ पे किया गया? ये जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये अहमदनगर में किया गया, महाराष्ट्र के, और इसे भी डीआरडीओ ने ही बनाया है। और फिर देखते हैं नाइट ट्रायल ऑफ स्ट्रेटेजिक मिसाइल, जिसका नाम है पृथ्वी 2, ये 23 सितंबर को किया गया। इसे इंडियन आर्मी की एक स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है उसके द्वारा किया गया। ये देखो, ये डीआरडीओ के द्वारा नहीं किया गया है, ये इंडियन आर्मी की स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के द्वारा इस टेस्ट को कंडक्ट किया गया सफलतापूर्वक, और ये ओडिशा कोस्ट पर करा गया।
नेक्स्ट है जो आपका वो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसका नाम है ब्रह्मोस। ये 30 सितंबर को ये टेस्ट किया गया और ये कहाँ पे किया गया? ये किया गया ओडिशा के बालासोर में ही और डीआरडीओ द्वारा किया गया। लेज़र गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल ये 1 अक्टूबर को किया गया और डीआरडीओ ने इसे अहमदनगर महाराष्ट्र में किया। अभी देखो ये रिपीट हो गया, ये मैंने आपको अभी बताया है। सुपरसोनिक शौर्य नाम से स्ट्रेटेजिक मिसाइल 3 अक्टूबर को किया गया डीआरडीओ द्वारा ओडिशा कोस्ट पर। और सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो नाम से इसको कहाँ पे किया गया? ये भी किया गया ओडिशा के बालासोर में डीआरडीओ के द्वारा ही। और एंटी रेडिएशन मिसाइल ये 9 अक्टूबर को भारत ने किया। रुद्रम नाम है इस मिसाइल का और इसे डीआरडीओ द्वारा किया गया ओडिशा में। तो देखो जितनी मिसाइलें बताई गई इसमें से कौन सी मिसाइल है जो अहमदनगर महाराष्ट्र में की गई? और सभी की सभी 2 ही स्टेट में है, एक महाराष्ट्र दूसरा ओडिशा। तो अहमदनगर में की गई कौन कौन सी मिसाइलें? देखो अहमदनगर में की गई हैं आपकी लेज़र गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल 22 सितंबर वाली अहमदनगर में है। और जो 1 अक्टूबर को की गई लेज़र गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल ये भी अहमदनगर महाराष्ट्र में की गई। यानी कि जो एंटी टैंक मिसाइल लेज़र गाइडेड जो मिसाइल थी इसका टेस्ट डीआरडीओ के द्वारा महाराष्ट्र में किया गया और बाकी सभी का टेस्ट ओडिशा में किया गया, ओडिशा राज्य में, जिसमें से सभी बालासोर पे थे। लेकिन आपका जो पहला था हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल टेस्ट जो 7 सितंबर को हुआ था, ये अब्दुल कलाम आज़ाद द्वीप ओडिशा पे हुआ। ये पारादीप इसका नाम था पहले, अभी इसका नाम बदल के अब्दुल कलाम जी के नाम पे इस द्वीप का नाम रख दिया गया है। और सभी के सभी डीआरडीओ द्वारा किए गए, सिर्फ एक डीआरडीओ के द्वारा नहीं किया गया जिसका नाम है नाइट ट्रायल स्ट्रेटेजिक मिसाइल पृथ्वी 2। इसको किसने किया? इसको इंडियन आर्मी का एक कमांड है जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक फोर्स, ये स्ट्रेटेजिक फोर्स द्वारा उड़ीसा में कंडक्ट किया गया। तो सारे के सारे जितने 10 मिसाइल पिछले 35 दिनों में किए गए उन सब का पूरा आपको पीछे के 1 या 2 वीडियो पहले सभी के नाम थे और उनके सभी मतलब कि किस काम के हैं, उनकी रेंज क्या है, ये सब मैंने बताया था। अभी इसमें कहाँ पे कंडक्ट किया गया और किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको कंडक्ट किया गया। तो ये पूरे 10 मिसाइल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी कंप्लीट कर दिए गए हैं। और 44 ब्रिज का एक साथ उद्घाटन जिसमें से 7 राज्य या यूनियन टेरिटरी में किया हमारे राजनाथ सिंह जी ने। इसको कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा वो जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र में किया गया, महाराष्ट्र में किस जगह? अहमदनगर महाराष्ट्र में। तो जो भी एंटी टैंक लेज़र गाइडेड मिसाइल जो है ये 2 दिन में किए गए हैं, 2 तरीके के हैं, दोनों ही कहाँ पे किए गए हैं? अहमदनगर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने कब तक बड़ी लाइनों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? देखो जो ट्रेनें होती हैं आप इसको छोटी लाइन और बड़ी लाइन के नाम से जानते हो। जो छोटी लाइन ट्रेन होती है इसको नैरो गेज ट्रेन बोलते हैं और जो बड़ी लाइन ट्रेन होती है इसको ब्रॉड गेज ट्रेन बोलते हैं। क्या है ये नैरो गेज और ब्रॉड गेज? देखो जो 2 पटरियां होती हैं जो ट्रेन की, ये इन दोनों के बीच की दूरी के हिसाब से नैरो गेज और ब्रॉड गेज नाम है। जो नैरो गेज है इनके दोनों पटरियों के बीच की दूरी कम है, यानी जो एक्सिल है जो दोनों पहिए हैं वो कम दूरी पे हैं, और ब्रॉड गेज ये पहिए ज़्यादा दूरी पे हैं। ट्रेन में कोई फ़र्क नहीं होता है, लेकिन जो नीचे उसके पहिए लगे हैं वो कम दूरी पे है तो नैरो गेज दोनों पहिए, और दोनों पहिए ज़्यादा दूरी पे हैं तो वो ब्रॉड गेज ट्रेन। तो ब्रॉड गेज ट्रेन के लिए, बड़ी लाइन ट्रेन के लिए 2023 तक इंडियन रेलवे के द्वारा लक्ष्य रखा गया है कि 2023 तक सारे ब्रॉड गेज ट्रेन को क्या किया जाएगा? विद्युतीकरण कर दिया जाएगा, इलेक्ट्रीफाइड कर दिया जाएगा। बड़ी लाइन की सभी ट्रेनों को विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। अभी तक 63% ब्रॉड गेज ट्रेन का विद्युतीकरण कर दिया गया। बड़ी लाइन ट्रेन का 63%, जितने भी बड़ी लाइन की पटरियां हैं उसमें से 63% पटरियों का विद्युतीकरण कर दिया गया। सिर्फ 37% बची हुई हैं। इन 37% को 2023 तक करने का लक्ष्य है इंडियन रेलवे का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
और एक और लक्ष्य है भारतीय रेलवे का कि 2030 तक भारतीय रेलवे पूरे विश्व का पहला ऐसा रेलवे बन जाएगा जो कि जीरो कार्बन इमिशन करेगा। ये लक्ष्य के साथ भारतीय रेलवे काम कर रहा है। जब 100% इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा तो कार्बन इमिशन जीरो हो जाएगा। जो ट्रेनें डीजल या फिर पहले तो कोयले से चलती थी, अभी जो डीजल से चलती हैं वो कार्बन का इमिशन करती हैं, लेकिन जब 100% इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा, देखो अभी 2023 तक ब्रॉड गेज की जो ट्रेनें हैं सभी इलेक्ट्रीफाइड हो जाएंगी, तो फिर जो है सिर्फ आपकी नैरो गेज की बचेगी। इसे भी इलेक्ट्रीफाइड करने के लिए 7 साल का काफ़ी समय होता है, उसके अंदर ही कर लिया जाएगा और ये लक्ष्य भारत प्राप्त कर सकता है। भारतीय रेलवे को प्राइवेट करने के लिए कुल 4 चरण में 151 ट्रेनों को 4 चरण में प्राइवेट करने का भी एक प्लान बनाया है इंडियन रेलवे ने, जिसमें से 12 ट्रेनों को प्राइवेट किया जाएगा 2022-23 में, 45 ट्रेनों को किया जाएगा 2023-24 में और 50 ट्रेनों को 2025-26 में और 44 ट्रेनों को 2026 और 27 में। इस तरीके से कुल 151 ट्रेनों को 2027 फाइनेंशियल ईयर तक पूरी तरीके से प्राइवेट करने का प्लान है इंडियन रेलवे का। और भारत का जो पहला रेलवे स्टेशन है जो कि पूर्णतः प्राइवेट है, ये है हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि स्थित है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत समेत 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है? देखो कोविड-19 सिचुएशन को देखते हुए सऊदी अरब ने इंडिया, ब्राज़ील और अर्जेंटीना पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है यहाँ के यात्रियों पर, और अब सऊदी अरब की यात्रा नहीं कर सकते हैं इंडिया, ब्राज़ील और अर्जेंटीना के लोग। और एयर बबल सर्विस भी होती है। एयर बबल सर्विस मैंने आपको बताया है कि जब कोई 2 देशों के बीच डायरेक्ट फ़्लाइटें चलती हैं तो उसे एयर बबल सर्विस बोलते हैं। और एयर बबल सर्विस ज़्यादातर उन देशों के बीच होती हैं जिन पे कोविड-19 का प्रोटोकॉल ये लगभग सेम हो। कोविड-19 का प्रोटोकॉल मीन्स कि कोई हमारे देश में आ रहा है तो पहले उसे 14 डे क्वारंटीन का रूल फॉलो करना पड़ेगा, फिर 14 डेज़ बाद वो अपना काम कर सकता है। तो इस तरीके के रूल वाले जितने भी देश हैं, और सैनिटाइज़र, मास्क, इस तरीके का जो रूल है कोविड-19 से संबंधित जो प्रोटोकॉल है, जब 2 देशों के प्रोटोकॉल सेम होते हैं या लगभग सेम होते हैं तो वो दोनों देश आपस में एयर बबल सर्विस चलाते हैं। यानी कि या इस देश से फ़्लाइट उस देश तक, दूसरे देश तक जिनके प्रोटोकॉल रूल सेम हैं वहाँ तक डायरेक्ट फ़्लाइट जाएगी, बीच में कहीं पे भी रुकेगी नहीं। और एयर बबल सर्विस भारत 13 देशों के साथ है इंडिया की। एक USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, बहरीन, नाइजीरिया, इराक, अफ़गानिस्तान, जापान और मालदीव। इन 13 देशों के साथ भारत की एयर बबल सर्विस है। इज़राइल पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का पहला ऐसा देश बना जिसने कोविड-19 सिचुएशन की वजह से अपने पूरे देश में एक साथ दोबारा से लॉकडाउन किया है। तो यहाँ पे आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम्स ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया है? भारतीय अभिनेता जो शामिल किए गए हैं इनका नाम है आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना जो है ये, इनको क्या हुआ है, ये यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड के द्वारा इनको सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया गया है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड का एक कैंपेन है चिल्ड्रंस राइट, यानी जो बच्चों के अधिकार के लिए इनको सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया गया है। मतलब सेलिब्रिटी एडवोकेट का क्या काम है, ये लोगों को जागरूक करेंगे बच्चों के अधिकार के प्रति। जो यूनिसेफ का रूल एंड रेगुलेशन है उसे लोगों को बताएंगे कि बच्चों के क्या क्या अधिकार हैं यूनिसेफ के अनुसार, और लोग जागरूक हों ताकि बच्चों का जो बचपना है वो पूरी तरीके से बचपना, विकसित बचपना हो सके, मतलब वो कहीं से भी कुंठित ना हो बच्चा। इसी के लिए यूनिसेफ प्रयासरत है। और आयुष्मान खुराना को सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया गया है यूनिसेफ के द्वारा, चिल्ड्रंस राइट पर जो कैंपेन करता है यूनिसेफ उसके लिए। और 100 टाइम्स की 100 प्रभावशाली लिस्ट में भारतीय अभिनेता आयुष्मान खुराना को शामिल किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट है। भारत के टोटल इसमें 5 जन शामिल हैं, नरेंद्र मोदी और सुंदर पिचाई, ये भारतीय हैं और गूगल के CEO हैं। आयुष्मान खुराना तो क्वेश्चन में ही हो गया।
और एक हैं रविंद्र गुप्ता। ये रविंद्र गुप्ता HIV पर शोध करने वाले वैज्ञानिक हैं। इनको भी टाइम्स पत्रिका ने 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया है। और विल्किंस ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के दौरान ये धरने पर बैठे हुए थे। कहाँ पे? शाहीन बाग में जो धरना हुआ था उस धरने पर बैठे हुए थे। तो विल्किस का नाम आपको याद होना चाहिए कि शाहीन बाग धरने पर बैठे हुए व्यक्ति विल्किस को भी टाइम्स ने 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल किया है। तो 5 लोग: सुंदर पिचाई, नरेंद्र मोदी, आयुष्मान खुराना, रविंद्र गुप्ता और विल्किस। ये पांचों लोग अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम्स के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल हैं और ये पांचों जन भारतीय हैं। और सिर्फ एक भारतीय अभिनेता आयुष्मान खुराना को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। अब अगर भारतीय अभिनेता की बात हो तो सोनू सूद की बात भी कर लेनी चाहिए। सोनू सूद को यूनाइटेड नेशन द्वारा आयोजित कैंपेन में होस्ट करने का मौका दिया यूनाइटेड नेशन ने। भारत के महावीर होस्ट करने का मौका दिया सोनू सूद के साथ दिया मिर्जा को यूनाइटेड नेशन ने। क्या हुआ कि भारत के महावीर मतलब कि जिन लोगों ने कोविड-19 पैंडमिक सिचुएशन के दौरान काफ़ी उत्कृष्ट कार्य किया, लोगों की मदद की, इन्हीं को भारत के महावीर नाम से यूनाइटेड नेशन बोल रहा है। और इन्हीं के लिए एक कैंपेन का आयोजन किया था जिसमें सोनू सूद और दिया मिर्जा ने क्या किया था? होस्ट का काम किया था। और दिया मिर्जा ये गुडविल एम्बेसडर भी हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की। सोनू सूद की बात करें तो सोनू सूद को अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड भी दिया गया। और साथ ही साथ सोनू सूद के साथ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड SPS ओबेरॉय को भी प्रदान किया गया। SPS ओबेरॉय ये पंजाब के हैं और यूनाइटेड अरब अमीरात में इनका बिजनेस है। ये सारे क्वेश्चन आपको कराए जा चुके हैं। तो SPS ओबेरॉय इन्होंने यूनाइटेड अरब अमीरात में कुछ हमारे भारतीय थे, ये 8 जन थे और ये पाकिस्तान की किसी कंपनी में काम करते थे, लेकिन पिछले 6 से 7 महीनों से इनको सैलरी नहीं मिली थी और इनसे लगातार 17 से 18 घंटे काम लिया जा रहा था। तो SPS ओबेरॉय यूनाइटेड अरब अमीरात में जो इंडियन एम्बेसी थी वहाँ से मदद लेते हुए इन सभी लोगों को वहाँ से मुक्त कराया था। इसलिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा सोनू सूद के साथ इन्हें भी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया था। और यहाँ पे टाइम्स पत्रिका में जो एकमात्र अभिनेता है ये आयुष्मान खुराना है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना महामारी की सुस्ती के कारण 2020 में किन में से कितने प्रतिशत अर्थव्यवस्था को सुस्त रहने का अनुमान लगाया है? निम्न में से कितने प्रतिशत? देखो, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसमें 5.9% का क्या होगा? गिरावट दर्ज की जाएगी। और अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक की तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 9.6% की गिरावट दर्ज की जाएगी। और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की बात करें तो यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था में गिरावट होगी वो सिर्फ 4.3% की होगी। देखो, गिरावट तो सभी की होगी, तो यूनाइटेड नेशन के अनुसार 4.3% की गिरावट होगी पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में और भारत की अर्थव्यवस्था में गिरावट होगी 5.9% की। जबकि वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में 9.6% की गिरावट होगी। ये 9.6% वर्ल्ड बैंक की अर्थव्यवस्था का गिरावट वाला क्वेश्चन आपको पहले भी कराया जा चुका है। तो देखते हैं आपको क्या 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर क्वेश्चन में आता है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया गया है तो आंसर होगा 5.9%। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा पूरे विश्व में कितने प्रतिशत अर्थव्यवस्था की गिरावट का अनुमान लगाया गया है तो आंसर होगा 4.3%। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था में प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया गया है तो ये आंसर होगा 9.6%। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मशहूर शेफ ने किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड टाइटल से एक पुस्तक लिखी है? किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड टाइटल से पुस्तक लिखी है विकास खन्ना ने। विकास खन्ना ने कोविड-19 पैंडमिक के दौरान जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पैदल ही मूव करने लगे थे उस दौरान एक ड्राइव चलाया था, फूड ड्राइव, जिसका नाम था फीड इंडिया।
फीड इंडिया फूड ड्राइव के बारे में इस बुक में मशहूर शेफ़ विकास खन्ना ने लिखा है और ये पुस्तक 2021 में लॉन्च करी जाएगी। और विकास खन्ना को एशिया गेम चेंजर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था उनके इस फूड ड्राइव। इसमें करीब मतलब एक आंकड़े के अनुसार करीब 2.5 से 3 लाख लोगों ने भोजन किया था, क्योंकि ये सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स थे ये अपने गृह जनपद को वापस पैदल ही निकल पड़े थे। तो जगह जगह पे कई सारे राज्यों में विकास खन्ना के द्वारा ये ड्राइव चलाया गया था। और अब उन्होंने इसी ड्राइव के बारे में किचन्स ऑफ द ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक लिखी है, जो अगले वर्ष 2021 में लॉन्च करी जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंत्योदय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? भारत में अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन वहाँ पे छूट गया था और मुझे लगा कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंत्योदय दिवस ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म दिवस होता है, जन्म वर्षगांठ होती है। और ये जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं ये भाजपा जो मतलब एक किसी के आइडियोलॉजी पे चलती है कोई सी भी पार्टी, तो महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी मानी जाती है कांग्रेस के लिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आइडियोलॉजी मानी जाती है बीजेपी के लिए, राम मनोहर लोहिया की आइडियोलॉजी मानी जाती है आपके सपा के लिए, और काशीराम की आइडियोलॉजी मानी जाती है बसपा के लिए। और हालांकि सभी की आइडियोलॉजी भारत को एक उत्कृष्ट देश बनाने की ही आइडियोलॉजी है, लेकिन अब ये अभी गवर्नमेंट बीजेपी की है, इस वजह से ये क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म वर्षगांठ को भारत में अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी क्या आइडियोलॉजी थी? इनकी आइडियोलॉजी थी कि समाज के सबसे कमज़ोर व्यक्ति तक जो भी सुविधा सरकार द्वारा दी जा रही है वो पहुंचनी चाहिए, यही इनकी आइडियोलॉजी थी। और अंत्योदय का अर्थ भी यही होता है कि समाज का सबसे कमज़ोर वर्ग ऊपर उठना, समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग के ऊपर उठने को ही अंत्योदय कहा गया है इनकी आइडियोलॉजी में। तो इसी दिन 25 सितंबर के दिन इनकी आइडियोलॉजी के अनुसार ही भारत में अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व खिलाड़ी डीन जोन्स का मुंबई में निधन हो गया? डीन जोन्स ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं और जब ऑस्ट्रेलिया ने 1987 का वर्ल्ड कप जीता था उस दौरान ये ऑस्ट्रेलियन टीम के मेंबर भी थे और इन्होंने उस दौरान वर्ल्ड कप विनिंग टीम से खेला भी था। और ये अभी इंडिया में आईपीएल की कमेंट्री के लिए मुंबई आए हुए थे और 59 ईयर में के थे ये, और इनका कार्डियक अरेस्ट हुआ यानी कि हार्ट अटैक हुआ, उसी दौरान इनकी मृत्यु हो गई। देखो आईपीएल की कमेंट्री हमारे भारत से ही की जा रही है मुंबई से, तो उसी कमेंट्री में भाग लेने के लिए ये इंडिया आए थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डीन जोन्स ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं और इनका मुंबई में निधन हुआ हार्ट अटैक की वजह से। इनकी उम्र 59 ईयर के ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कितने लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर करने की घोषणा की है? देखो स्वास्थ्य बीमा इनको 5 लाख रुपए तक की प्रदान की जाएगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और अगर किसी का कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से रिपोर्टिंग करते समय कोरोना ग्रसित होता है और फिर उसकी मृत्यु होती है तो उस दौरान परिवार वालों को 10 लाख रुपए तक की मदद प्रदान की जाएगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। तो मृत्यु की दशा में 10 लाख और स्वास्थ्य बीमा कवर करने के लिए 5 लाख रुपए। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, मृत्यु की दशा में परिवार को मदद के रूप में 10 लाख पत्रकारों के और स्वास्थ्य बीमा कवर करने के उद्देश्य से 5 लाख रुपए। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 23 सितंबर 2020 को स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? देखो ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराया है लेकिन फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ। ये है पृथ्वी 2। पृथ्वी 2 इसकी ये सरफेस टू सरफेस अटैक करती है। कुछ देखो मिसाइलें कितने, एक तो सरफेस टू एयर, दूसरी सरफेस टू सरफेस, तीसरी एयर टू एयर, चौथी एयर टू सरफेस। इतनी तरीके की मिसाइलें अटैक करती हैं। ये क्या है? ये सरफेस टू सरफेस है, यानी
पृथ्वी से पृथ्वी पर ही मार करने वाली ये मिसाइल है। इसकी रेंज 350 किलोमीटर की है और इसकी क्षमता है कि ये 500 किलोग्राम से लेके 1000 किलोग्राम तक परमाणु विस्फोटक को ले जाके दूसरे स्थान पे विस्फोट कराने की क्षमता ये मिसाइल रखती है। 1000 किलोमीटर तक का परमाणु विस्फोटक ले जाने की क्षमता इस मिसाइल की है पृथ्वी 2 की। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस मिसाइल की जो दो खास बातें हैं उन्हें भी ध्यान रखें। देखो, एक तो ये रात में भी कार्य करने में सक्षम है ये मिसाइल, और दूसरी इसका सफल परीक्षण किया गया स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड द्वारा, जो कि इंडियन आर्मी की एक विंग है। और कहाँ पे किया गया? ओडिशा कोस्ट पर किया गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के लिए भारत में जो राजदूत नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, इनका नाम है खुशी चिंदालिया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। खुशी चिंदालिया ये इन्वायरमेंट के प्रति काफ़ी जागरूक वर्कर हैं और इसीलिए इनको संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत की क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की तरफ से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने मशीनीकृत खेती को बढ़ावा देने के लिए NAHEP के तहत कृतज्ञ का क्या फुल फॉर्म है? देखो, इसमें 3 टर्म है। एक तो है कृषि, टेक्निक और ज्ञान, यही कृतज्ञ है नामक हैकाथन का शुरुआत करा है, हैकाथन को शुरू किया है। देखो, NAHP का क्या फुल फॉर्म है? ये है नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट। ये वर्ल्ड बैंक फार्मूलेटेड प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया में चलाया जा रहा है। NAHP से समझौता किया है किसने? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने। ऑप्शन ए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने NAHP से समझौता किया है ताकि जो नए कृषि उपकरण हैं उनको उपयोग में लाया जाए और किसानों को इनके प्रति जागरूक किया जाए। इससे क्या होगा कि जो किसानों की उपज है उसमें बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है और अधिक उपज से किसान अधिक अर्न कर सकेगा। और इसी के लिए हैकाथन को शुरू किया गया कृतज्ञ नाम से। हैकाथन क्या होता है? देखो, कोई सा भी हैकाथन हो, ये कृषि से संबंधित हो या फिर साइंटिफिक हो या कोई सा भी हैकाथन हो, तो हैकाथन का मतलब ये होता है कि नए इनोवेशन और तकनीक समस्याओं को दूर करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी का विकास करना ही हैकाथन बोला जाता है। तो कृतज्ञ हैकाथन को शुरू किया किसने? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने। किसके मदद से? NAHEP, नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट की मदद से। NAHP ये वर्ल्ड बैंक फार्मूलेटेड प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया में काम कर रहा है और ICAR इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को आधिकारिक तौर पर हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नाम दिया गया। NMC, नेशनल मेडिकल काउंसिल के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं? देखो, पहले क्या था? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार की बात सुनाई दी और उसमें काफ़ी हद तक बातें सही भी निकली। इसके बाद गवर्नमेंट ने इसे पूर्णतः भंग कर दिया। उसके स्थान पर अब नेशनल मेडिकल काउंसिल का गठन किया गया नीति आयोग के द्वारा। और इसके जो पहले अध्यक्ष हैं इनका नाम है डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा। ये दिल्ली एम्स के एक वरिष्ठ डॉक्टर हैं। क्या काम है नेशनल मेडिकल काउंसिल का? ये जो चिकित्सा संबंधी नियम हैं, जो चिकित्सा संबंधी प्रोटोकॉल हैं, उसको बनाने का कार्य करता है। साथ ही साथ कोई नए कॉलेज खुलते हैं जो चिकित्सा से संबंधित हो, जैसे जहाँ मेडिकल कॉलेज या फिर नर्सिंग कॉलेज, तो उनका मूल्यांकन करके उनको मान्यता देने का काम भी नेशनल मेडिकल काउंसिल का ही है। जो ये सारे पहले काम कौन करता था? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा इसे किया जाता था। और नेशनल मेडिकल काउंसिल का शोध पर भी ध्यान देने का कार्य इसको ही दिया गया है। और इसके पहले प्रथम अध्यक्ष हैं सुरेश चंद्र शर्मा। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन किस वर्ष तक दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को
अपनी सेवाएं देगा। देखो अभी क्या हुआ कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का पहले लुक का अनावरण करने के लिए दुर्गा शंकर मिश्र, ये सचिव हैं आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के, इन्होंने पहला लुक का इनॉग्रेशन किया कि मतलब ये ट्रेन कैसी दिखती है, इसके लिए एक लुक दिया गया लोगों को कि ये ट्रेन ऐसी ही दिखेगी। और इसके पहले लुक का अनावरण किसने किया? दुर्गा शंकर मिश्र, ये सचिव हैं आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के। और देखो आपकी मेट्रो ट्रेन और RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन, ये दोनों किस मंत्रालय के अधीन आती हैं? ये रेलवे मंत्रालय के अधीन नहीं आती हैं, ये आती हैं आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन। अब देखिए 2022 तक ये अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या है इस ट्रेन में खास बात? ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ये दिल्ली टू मेरठ कुल लगभग 83 किलोमीटर की दूरी है और बीच में ये 22 स्टेशनों पे रुकती हुई इस दूरी को 60 मिनट में कवर करेगी। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन, ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन होगी इंडिया की। और इसके लिए $1 बिलियन का लोन दिया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। $1 बिलियन का लोन लिया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन के लिए। ये क्वेश्चन आपको पहले कराया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान मध्य प्रदेश में शहरी परियोजनाओं के लिए एशियाई विकास बैंक ने कितना ऋण स्वीकृत किया है? एशियाई विकास बैंक ने कुल $570 मिलियन के ऋण की स्वीकृति दी है मध्य प्रदेश और राजस्थान की शहरी परियोजनाओं के लिए। इसमें से $300 मिलियन ये राजस्थान सरकार को प्रदान किया जाएगा और $270 मिलियन ये MP गवर्नमेंट के लिए है। इस परियोजना, ये जो ऋण दिया जा रहा है, इसको कहाँ पे यूज़ करना होगा गवर्नमेंट को? शहरों के विकास के लिए, शहरों में स्वच्छता के लिए, शहरों की जल आपूर्ति के लिए, जो शहरों का रोड सिस्टम है उसको सुधारने के लिए। और जो भी बुनियादी ज़रूरतें हैं, ये सारी बुनियादी ज़रूरतें हैं, तो इन्हीं पे राजस्थान और MP गवर्नमेंट खर्च करेगी। जो ये पैसे ऋण के रूप में स्वीकृत किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को और भी कई सारे लोन दिए हैं। देखो $1.5 बिलियन का लोन दिया गया था अप्रैल महीने में कोविड-19 से फाइट करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। साथ ही साथ $500 मिलियन का लोन दिया गया दिल्ली मेरठ हाईवे के आधुनिकीकरण के लिए। और अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि $1 बिलियन का लोन दिया गया रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन के लिए। और साथ ही साथ $177 मिलियन का लोन महाराष्ट्र को दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र की हाईवे और रोड प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट होगा? इस क्वेश्चन का आंसर 570 होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन नाम से एक अभियान की शुरुआत की है? देखो ये शुरू किया गया है SBI कार्ड के द्वारा। कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन में क्या होगा कि पैसे निकालते समय पिन डालने के लिए भी टच नहीं करना होगा ATM को, या फिर जो एक मशीन आती है जिस पे हम स्वैप करते हैं शॉपिंग करने के दौरान, उसमें एक QR कोड आएगा। उस QR कोड को आप अपने SBI के जो ऐप है उस पर स्कैन करके फिर मनी को डायरेक्ट कर सकते हो। यानी कि आपको दूसरा ATM या फिर शॉपकीपर की दुकान पे जो स्वैप करने वाली मशीन होती है उसको बिना टच करे भी आप पेमेंट कर सकते हो। यही है कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन। ये अभियान शुरू किया गया है SBI कार्ड के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? स्कैनिंग से पेमेंट हो जाएगा और टच भी नहीं करना पड़ेगा, ना ही ATM को, ना ही शॉपिंग की दुकान पे वो जो जिससे स्वैप करते हैं हम उसको। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व गर्भ निरोधक दिवस वार्षिक रूप से कब मनाया गया? देखो ये क्वेश्चन भी छूट गया। ये 29 सितंबर को मनाया गया था विश्व गर्भ निरोधक दिवस। इसका प्रमुख उद्देश्य था यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य संबंध में लोगों के लिए जागरूकता बढ़ाना और यौन शिक्षा को पूर्णतः समर्पित था ये दिवस। लोगों को के अंदर एक यौन शिक्षा भी रहे कि यौन शिक्षा में इसकी कैसे हम अपनी जो
प्रजनन क्षमता है उसको, मतलब कि ये ऐसी हो कि प्रत्येक गर्भधारण जो भी हो वो ऐच्छिक हो, मतलब बिना मतलब का गर्भधारण ना हो जाए। इससे क्या होगा कि जो प्रेगनेंसी होती है, जब व्यक्ति पूरी तरह से तैयार हो तभी प्रेगनेंसी हो। मतलब इसको अगर हम देखें तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक ऐसी दुनिया जहाँ पे गर्भधारण पूर्णतः ऐच्छिक हो, इसमें कोई भी रैंडम नहीं हो कि ये तो गलती से गर्भधारण हो गया। इसी के लिए प्रत्येक वर्ष विश्व गर्भ निरोधक दिवस वार्षिक रूप से मनाया जाता है 29 सितंबर को। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में राजभाषा विधेयक 2020 को वहाँ के जो मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उपराज्यपाल हैं, उन्होंने इसको रामनाथ कोविंद जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनके पास भेजा था। रामनाथ कोविंद जी ने, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब वहाँ पे कुल 5 आधिकारिक भाषाएं हो गई हैं। कौन कौन सी हैं पांचों? एक तो हिंदी, दूसरी इंग्लिश, तीसरी उर्दू, फिर काश्मीरी और डोगरी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, काश्मीरी, डोगरी, ये 5 राजभाषाएं हैं जम्मू कश्मीर राज्य की। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 5 राजभाषाएं हैं वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रोपित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसे जागरूकता अभियान के लिए बुलाया गया है? ये हैं अमिताभ बच्चन। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अमिताभ बच्चन को भारतीय रिजर्व बैंक ने एक ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए अपनाया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड टूरिज्म डे 2020 का थीम क्या था? इस वर्ष की जो थीम थी वर्ल्ड टूरिज्म डे की, ये थी सतत पर्यटन विकास के लिए एक उपकरण। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक चीज़ और हम लोग जान लेते हैं कि देखो अभी क्या है कि कोविड-19 की जो कॉलर ट्यून है ये 6 महीने बाद चेंज कर दी गई है। पहले ये जसलीन भल्ला की थी, जिसमें कोरोना वायरस कोविड से आज पूरा देश लड़ रहा है, पर याद रहे हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। ये जसलीन भल्ला की आवाज़ थी, अब इसे चेंज कर दिया गया है। अब ये नए आवाज़ में कौन आ गया है? ये अमिताभ बच्चन जी हैं। और इनकी कॉलर ट्यून क्या है? जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ये अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ में ये कॉलर ट्यून आ गई है। तो ध्यान रखना है, देखो जागरूकता के लिए अमिताभ बच्चन जी को अपनाया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और अमिताभ बच्चन जी की ही कॉलर ट्यून भी अभी चल रही है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और इसके पहले जसलीन भल्ला की थी कॉलर ट्यून, जिसमें था कि पूरा देश कोविड-19 से लड़ रहा है, याद रहे हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। ये जसलीन भल्ला की आवाज़ में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने उद्यमियों को 1 लाख से 20 लाख रुपए तक के बीच के ऋण को उपलब्ध कराने के लिए पर्यटन संजीवनी योजना की शुरुआत की है? पर्यटन संजीवनी योजना की शुरुआत की है असम गवर्नमेंट ने। क्या है ये योजना? देखो अभी कोविड-19 पैंडमिक सिचुएशन में सबसे ज़्यादा कोई अगर प्रभावित सेक्टर है तो वो है टूरिज़्म का सेक्टर, और प्रत्येक राज्य अलग अलग हिसाब से टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। उसी दिशा में असम ने क्या किया है कि ये 1 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए तक के ऋण की योजना शुरू की है, जिसका नाम है पर्यटन संजीवनी योजना। ये असम के लिए है। इसमें जो पर्यटन से संबंधित सेक्टर हैं उनको 1 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत अगर कोई ऋण लेता है तो उसे जो देखो बैंक तो अपना इंटरेस्ट लेगा ही लेगा, कोई ऋण लेगा तो, लेकिन उस इंटरेस्ट को कौन देगा? गवर्नमेंट देगी। 1 लाख से 20 लाख रुपए तक के भी जो भी इंटरेस्ट बनेगा, अगर वो किसी टूरिज्म सेक्टर के बिजनेस के लिए लिया गया है तो उसे गवर्नमेंट, जो इंटरेस्ट बनेगा उसे गवर्नमेंट सब्सिडी के रूप में उस व्यक्ति को देगी और इंटरेस्ट डायरेक्ट बैंक में जमा कर दिया जाएगा। और एक और भी अभियान शुरू किया है पर्यटन सारथी। ये भी कहाँ का है? असम का ही है। इसमें असम पर्यटन की बुकिंग की सुविधा ऑनलाइन गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान की जा रही है। टूर पैकेज भी गवर्नमेंट के द्वारा ऑनलाइन प्रदान किया जा रहा है।
होटल पर ऑनलाइन पेमेंट के लिए भी गवर्नमेंट के द्वारा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं टूरिस्टों को। तो ये कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं गवर्नमेंट के द्वारा। दो योजनाएं हैं, पर्यटन सारथी और पर्यटन संजीवनी योजना, ये दोनों असम सरकार की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही लास्ट क्वेश्चन है आज का, और इसके मतलब आप फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, पर्यटन संजीवनी योजना असम सरकार के द्वारा, साथ ही साथ पर्यटन सारथी योजना ये भी असम गवर्नमेंट की योजना थी। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।